बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशनल चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा पर। आज हम फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं इंटर की और उसका 18 चैप्टर है हमारे पास और इसके एमसीक्यूज हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहले हम उसके एमसीक्यूज स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज के अंदर कहता है इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन, ये जो आर ये है ये आगे है, ठीक है, तो ये मिल गया है वी के साथ। इफ वी रिवर्स, अगर हम रिवर्स करते हैं डायरेक्शन को किसकी, ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्या, डायरेक्शन नीचे से अप जा रही थी करंट, कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा था। दूसरे में क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। तो इसका मतलब ये, अगर नीचे से ऊपर जा रहा था तो ऊपर से नीचे लेके आ जाएंगे। तो क्या होगा, कहता है देन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल भी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, रिवर्स हो जाएगी, टेंजेंशियल हो जाएगी, नॉर्मल होगी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थंब रूल। ठीक है, ये लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। डायरेक्ट थंब जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी, करंट को अप, और जो फिंगर्स हैं ये कर्ल हो रही हैं, तो ये शो कर रही हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब जाहिर बात है ये क्या है, करंट अप जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाती है। अगर करंट नीचे आ रहा है तो ज्यादातर थंब नीचे हो गया और ये कर्ल फिंगर तो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज बन जाएंगी। तो याद रख लीजिए, एमसीक्यूज का भी सवाल है, ई कैट एम कैट का भी। अगर डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है तो क्लॉकवाइज होंगी इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो याद रख लीजिए, अपवर्ड जाते हुए कंडक्टर में से करंट की जो डायरेक्शन, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, बच्चे समझेंगे क्लॉकवाइज होगी, गलत हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन हम ये कहा जाए, करंट कंडक्टर में अप से डाउन आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो याद रख लीजिए, अप से नीचे आते हुए वो क्लॉकवाइज जाता है। दोनों डायरेक्शन में जो डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट के अंदर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो आंसर बी इज द राइट, इज रिवर्स। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। आसान सा सवाल है। सेकंड में कहता है द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन क्या है। माइक्रोवेव ओवन है, या मैग्नेटिक लेविटेशन है, ट्रेन की नज़ारा आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये जरा फिजिक्स केमिस्ट्री का आ गया आपके पास, प्लांट फोटोसिंथेसिस है, तो ये आपके केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है। ये दो तो ऑप्शन आपके वैसे ही 50% में चले गए, सी और डी तो नहीं आएंगे, ए और बी में से देख कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम दो में से माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम जानते हैं माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता उसके अंदर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसमें तब इस्तेमाल होती है जब उसकी डिस्क जो है वो रोटेट करे, वहां इस्तेमाल होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो। तो अगर डिस्क रोटेटिंग है उसकी तो वो मैग्नेटिक फील्ड माना जाएगा। तो बगैर उसके डिस्क रोटेटिंग के भी माइक्रोवेव ओवन होते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ रख दी जाए वो ऐसे ही रहती है, मूव नहीं करती, प्लेट वगैरह, प्लेट का सिस्टम ही नहीं होता। जहाँ प्लेट का सिस्टम होगा वहाँ प्लेट को मूव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये 50% डाउटफुल है, ये नहीं हो सकता। मैग्नेटिक लेविटेशन ये तो 100% है। देखें, ट्रेन चलती है हमारे पास, ट्रेन के अंदर यही कॉन्सेप्ट चलता है मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से आता है, मैग्नेटिक फील्ड ही से आता है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, उसमें स्टडी करेंगे आप मैग्नेटिक लेविटेशन को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे, इंडक्शन को स्टडी करेंगे। ये मैं फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बताया था उसमें भी फर्स्ट टर्म में बता चुका था आपको, लेविटेशन का, मैग्नेटिक का। देखें, ये अंदर ये मैग्नेट, दोनों ही मैग्नेट है, लेकिन हाई उसके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पास ये रोटेट करता रहेगा। जैसे बेबी ले लें आप, सर्कुलर कोर बना दिया, बेबी को भी कवर कर लें आप किससे, मैग्नेट के साथ, लेविटेशन बन जाएगी। फिजा के अंदर वो कायम उड़ता, इसलिए महसूस होगा बच्चा उड़ रहा है हवा के अंदर, असल में उड़ नहीं रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, वो कंट्रोल हो रहा होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये जादू, लोग समझते हैं जादू हो रहा है, जादू नहीं है, मैग्नेटिक लेविटेशन की एग्जाम्पल्स है तमाम की तमाम। ट्रेन का आता, ट्रेन तो राइट आंसर है। अगर ये भी ऑप्शन दे आपको या पिक्चर्स दे तो ये भी लेविटेशन की एग्जाम्पल्स में आएंगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। कहता है द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू बिल, ठीक है, कैन ओनली बी यूज, कब इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखें, पढ़ा चुके हैं आपको कि जो एफ इज इक्वल टू बिल आता है, इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ एक फील्ड चल रही होती है, बी होता है, और क्या होता है इसके अंदर, कंडक्टर में से आप करंट पास कर रहे होते हैं। तो करंट जब पास कर होते हैं वो आई आ जाता है, जितनी लेंथ का एरिया इस फील्ड के अंदर है वो एल होता है हमारे पास। तो क्या फोर्स एनर्जी होती है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल होता है, लेकिन परपेंडिकुलर चाहिए इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो कहता है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू बिल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, कब, इफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल, जैसे यहाँ लिख रखा है हमने, एंड द इलेक्ट्रिक करंट, और जो करंट है आर, ये तीनों की तीनों चीजें क्या होंगी,
एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक तीनों के तीनों आपस में राइट एंगल पे होंगी, या सेम डायरेक्शन में होंगी यानी कि पैरेलल हो रही होंगी, या एंटी पैरेलल, एक जो है राइट जा रहा है तो बाकी अदर एंटी जा रहे होंगे, एंटी परपेंडिकुलर होंगी, तो याद रखिए ना तो सेम होंगी ना पैरेलल होंगी ना एंटी परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होती हैं, राइट एंगल के साथ होती हैं। हमने इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी लगाते हैं, इसमें थंब जो है वो फोर्स को बता रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड को फर्स्ट फिंगर से, सेकंड फिंगर से हम उसकी करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, वो परपेंडिकुलर में इस्तेमाल होता है साइन थीटा, और साइन 90 होगा तो वो पॉसिबल है, अगर साइन 0 का मतलब है पैरेलल, चाहे वो एंटी पैरेलल में ले लें या सेम डायरेक्शन में ले लें, वो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, राइट आंसर इज द ए मीन्स एट राइट एंगल ईच अदर, तीनों को तीनों क्या होते हैं, आपस में राइट एंगल पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। कहता है द चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज डबल, अगर कोई चार्ज है, उस कोई पार्टिकल है, उसका जो चार्ज है उसको क्या करते हैं हम डबल करते हैं, ठीक है, चार्ज को हम क्यू से जाहिर करते हैं, एंड वेलोसिटी रिमेन्स सेम, वेलोसिटी को कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, वेलोसिटी वही रहने दें आप उसकी, जिस वेलोसिटी से भी आ रहा है वो चार्ज पार्टिकल, लेकिन चार्ज पार्टिकल को आप डबल कर दें, जितने भी कूलम का है वो उसको डबल कर दें, अगर 2 कूलम का है तो 4 कूलम कर दें, 4 का है तो 8 कर दें, 8 का है तो 16 कर दें कूलम, जिस चार्ज को चेंज कर रहे हैं आप, वेलोसिटी सेम है। हाउ देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल विल, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी पार्टिकल के ऊपर, फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी पार्टिकल के ऊपर, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इज द सेम, या क्वार्ट हो जाएगी हमारे पास। तो इसका आंसर राइट होगा हमारे पास ए। क्यों डबल हो जाएगी हमारे पास, अब फार्मूला हम जानते हैं एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो हम जानते हैं थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होगी हमारे पास वो परपेंडिकुलर होगी, 90 का एंगल होगा हमारे पास, साइन 90 का मतलब है कि वो हो जाएगा क्यू वी बी हो जाएगा हमारे पास, क्यू वी बी है सिंपल। अब ये फोर्स है हमारे पास क्यू वी बी, अगर डबल कर दें चार्ज को तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, 2 को कॉमन दें क्यू वी बी क्या हो जाएगा वो एफ हो जाएगा, यानी कि एफ प्राइम जो होगा वो 2 एफ के बराबर हो जाएगा, डबल हो जाएगा। न्यू मैग्नेटिक फील्ड विल बी द 2 टाइम ऑफ द फोर्स, उस फोर्स का डबल हो जाएगा। ये इसमें भी ड्राइव करके बता दिया आपको, और वैसे भी समझ में आ रहा है आपको। अगर चार्ज का बढ़ाएंगे आप, डबल करेंगे तो पूरी चीज डबल हो जाएगी। अगर वो जरूर नहीं है चार्ज से बोले, फर्स्ट करें चार्ज सेम है, वेलोसिटी डबल कर दें तब भी डबल हो जाएगा। अगर वो बोले ठीक है चार्ज और वेलोसिटी वही है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया, तब भी क्या होगा वो डबल हो जाएगा। तीनों में से कोई सा भी केस कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज हैं, ये बुक पेपर के भी हैं आपके और आगे के लिए भी हैं आपके पास। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज। सोलेनोइड क्या होता है, हमारे पास कॉइल होती है जिसको किसी कोर के ऊपर चढ़ा देते हैं। कॉइल तो है, करंट आ रहा है, करंट निकल रहा है उसमें से, एक जहां से करंट आ रहा है वो नॉर्थ बन के, जहां से निकल रहा है वो साउथ बन गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर कोई कोर है तो सोलेनोइड बनेगा, अगर बगैर कोर के है, मैंने लकड़ी रख दी इसके अंदर बीच में, सोलेनोइड नहीं बनेगा वो मेरे पास। प्लास्टिक रख दूं कोई, सोलेनोइड नहीं बनेगा मेरे पास, ठीक है। याद रख लीजिएगा ये शर्त है इसके लिए कि वो जो कोर होगा, कोर होना था फेरोमैग्नेटिक कोर होना चाहिए उसके अंदर। तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल रही है, जो बी निकल रहा है हमारे पास सोलेनोइड का, सोलेनोइड का कोर है हमारे, कोर होगा लास्ट में, कैन बी इंक्रीज, उसको बढ़ा लेंगे आप किससे, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न के बढ़ाने से वो भी बढ़ सकती है। डिक्रीज नंबर ऑफ टर्न, कम करने से तो कभी कम नहीं होती, बढ़ाने से बढ़ सकती है। ये ए लगता है, ठीक है, बी तो आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज द करंट थ्रू द सोलेनोइड, करंट के बढ़ाने से ही बढ़ सकती है, बिल्कुल, ये भी ए और सी लगते हैं हमारे पास। लेकिन थर्ड डी में कहता है इंसर्टिंग द फेरोमैग्नेटिक कोर, जो कोर है उसके इंसर्ट करने से, जैसे डेट इज आयरन, अगर कोर को उसमें डालेंगे इनटू द सोलेनोइड तो क्या किस पे कहेंगे, टर्न भले बढ़ा लें आप, इसमें प्लास्टिक रख लें कोई फायदा नहीं होगा। इंक्रीज कर लें करंट को और प्लास्टिक रख दें, या आप उसमें रबड़ रख लें या उसमें लकड़ी रख लें, कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि इतना मेन इंपॉर्टेंट टर्न्स और ये करंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट इसका मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसकी ऐसे कहता है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है सोलेनोइड के अंदर। तो ये मटेरियल जो इसके अंदर रखा हुआ है, जो कोर रखा हुआ है, जो अंदर शीट डाल रखी है इस कॉइल के अंदर, जैसे ब्रेक नजर आ रहा है आपको, ठीक है, लेक्चर में दे चुका हूँ, वहां पे भी देख सकते हैं आप सब चीजें। तो वो फेरोमैग्नेटिक को सॉफ्ट आयरन की होती है हमारे पास। तो लास्ट जो डी इज द राइट बेस्ट चॉइस कहलाएगा आपका, डी इज द बेस्ट चॉइस। उससे भी बढ़ता है, इससे भी बढ़ता है, लेकिन कोर ही अगर आपने कर दिया, प्लास्टिक कर दिया, रबड़ कर दिया या लकड़ी कर दिया,
तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो मेन जो बेस्ट चॉइस कहलाएगा वो कहलाएगा इंसर्टिंग द फेरोमैग्नेटिक कोर इनटू द सोलेनोइड। इज द आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे भी दिखा रखा था फॉर्मूला मैंने, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न में आ जाएगा, आई करंट पे भी आ जाएगा। लेकिन ये तो मेन डिपेंड करता है उसकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, म्यू नोट की। अगर मटेरियल ही नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं देगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, वहां पे बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अलोंग सोलेनोइड इज, सोलेनोइड के जो अंदर फील्ड होती है वो क्या होती है, इक्वल टू जीरो होती है, यूनिफॉर्म होती है, या तो अंदर सोलेनोइड के अंदर जो कोर है, कोर के अंदर क्या होता है, सोलेनोइड बना दिया आपने, टर्न चढ़ा दिए किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, अंदर क्या होगा, क्या फील्ड जीरो होगी? तो जी नहीं, ये तो आंसर गलत है, ए नहीं हो सकता। बी इज द राइट आंसर, कि उसमें अंदर यूनिफॉर्म चलेगी बिल्कुल, चाहे सेंटर हो चाहे ऊपर, अंदर के किसी भी एरिया के अंदर चेक कर ले यूनिफॉर्म रहेगा। बी इज द राइट आंसर। लेकिन आगे पढ़ते हैं, डिक्रीज एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर, कहता है सेंटर से जैसे जैसे दूर जाना शुरू करेंगे, ना सेंटर से दूर जाते हुए ना या आउटर पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आते हुए, कुछ भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म रहेगी। इंक्रीज एज गोइंग टूवर्ड्स द सरफेस, कहता है सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हुए या उससे बाहर जाते हुए, उसमें कोई भी आंसर नहीं, राइट आंसर इज द बी। क्या रहती है वो, यूनिफॉर्म रहती है। फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड मैंने आगे डिफाइन भी कर दी इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर की पोजीशन के हवाले से वो इंडिपेंडेंट होता है। फॉर्मूले में कहीं कुछ नहीं आ रहा, नंबर ऑफ टर्न आ रहे हैं, करंट आ रहे हैं, लेकिन इनसाइड एरिया की कोई कहानी नहीं है। आल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर वो यूनिफॉर्म रहती है, यानी बी इज द राइट आंसर। ये नोट्स में भी बता चुका हूँ मैं आपको, जो पढ़ा चुका हूँ पुराने लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आ गया, द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर अराइजेस ड्यू टू, बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की, फोर्स जो है बढ़ जाएगी दो करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखें ये करंट इस तरह से है, एक जाता हुआ है, एक में आता हुआ करंट है हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से इन हो रहा है हमारे पास, तो करंट दोनों दो सेम, ये वो है जिनमें से करंट जैसे बोर्ड में से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ये अंदर जाते हुए करंट है हमारे पास, अट्रैक्शन हो रही है। लेकिन देखें ये एंटी पैरेलल हो गई है, सेंटर में क्या हो गए वो एंटी पैरेलल हो गई है। यहाँ पे भी देख लें सेम सेम है, तो अगर ये भी सेम सेम है तो क्या है, तब भी एंटी पैरेलल है। लेकिन यहाँ से बस ऐसा लूप बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये क्या है, एक में करंट जा रहा है और एक से करंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे अगर दो अपोजिट डायरेक्शन के कंडक्टरों को पास पास रख दें। तो ये कहता है कि फोर्स क्या होगी, फोर्स बिटवीन जो होगी दो करंट कैरिंग कंडक्टर में बढ़ जाएगी, अराइज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, जो करंट की जगह इफेक्ट की वजह से बढ़ जाएगी, पोलराइजेशन की वजह से, पोल की कहानी कहीं होती नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी भी कोई कहानी नहीं होती इसके अंदर, इंडक्शन तो एक अलग चीज हो जाएगी, अब जो आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चार्ज तो मूव कर रहे हैं, स्टैटिक का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पोलराइजेशन का भी नहीं है, और इंडक्शन अभी करा ही नहीं रहे हैं, इंडक्शन हो ही नहीं रही है। सिंपल ये बात कर रहा है कि ये दो सेम पोलरिटीज हैं, ये भी सेम सेम है, ये डिफरेंट पोलरिटीज हैं, लेकिन देखें इफेक्ट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कर रही है ऑफ करंट की वजह से इफेक्ट कर रही है। अगर करंट जो हमारे पास है सेम डायरेक्शन के हैं तो कैंसिल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन के तो कैंसिल कर रहे हैं फील्ड को, डिफरेंट डायरेक्शन के है तो क्या है वो स्ट्रांग हो रही है। तो करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है हमारे पास। तो ए इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ऑफ करंट का, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा होता है। दो कंडक्टरों के दिमाग में जो इफेक्ट आता है किसका आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो आता है वो करंट की वजह से आता है। यहाँ पे लेस हो रहे हैं सेंटर के अंदर और यहाँ पे मैक्सिमम हो रहे हैं, जो भी इफेक्ट आएगा वो करंट की वजह से आता है। पोलराइजेशन, इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से नहीं आता। ठीक है, इसके बाद ये सवाल है 8वां, कहता है टू मेयर अ हाई वोल्टेज, अगर आपको हाई वोल्टेज मालूम करने, व्हाट शुड यू डू विद द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के साथ क्या करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस में। वोल्ट मीटर के अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस लगी होती है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस लगी होती है इसके अंदर, जो कि सीरीज में लगी होती है, गैल्वेनोमीटर के को अगर कनेक्ट कर दें सीरीज में हाई रेजिस्टेंस के साथ, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें हाई रेजिस्टेंस के साथ, तो बन जाता है वोल्ट मीटर। ये तो अंडरस्टूड है। अभी जो हाई रेजिस्टेंस है, कहता है इसको क्या करें कि वोल्टेज की रेंज बढ़ जाए, तो अंडरस्टूड है, इसकी क्या करेंगे, इसको हम हाई कर देंगे। अगर हम इसकी रेंज को हाई नहीं करेंगे तो क्या होगा,
अगर हाई नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो उसको जला देगा और गैल्वेनोमीटर सबसे पहले जल जाएगा हाई करंट की वजह से, गुजरने की वजह से, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस को हाई बना देंगे ताकि वो क्या करे, हाई करंट, हाई वोल्टेज को मेयर करे। तो इंक्रीज इट, क्या करेंगे, जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको बढ़ा देंगे। जब भी वोल्टेज की रेंज बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को आप बढ़ाते जाते हैं। डिक्रीज करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर रेंज को कम करना है तो डिक्रीज करना है, कम तो नहीं करना है, रेंज को क्या करना था आपको, हाई करना था। कीप द सेम, सेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट डज नॉट इफेक्ट, कहता है कोई इफेक्ट ही नहीं करता, ये भी बात गलत है। डी और सी तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, और डी और बी भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बढ़ाना पड़ता है। इंक्रीज करेंगे, अगर रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को जितनी बढ़ाते जाएंगे इतना ही गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज की रेंज बढ़ती जाएगी। यानी ज्यादा वोल्टेज को मालूम करना है तो हाई इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस जो है उसको बढ़ा लीजिए, यानी कि आंसर इज द राइट ए। 9 में कहता है हमारे पास, अ प्रोटॉन मूव्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन है, अब एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। ठीक है, वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड यहां जा रही है, फोर्स अप लग रही है, और ये जा रहा है उसकी वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली इन हुआ है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो कहता है एक प्रोटॉन, जिसे यहां नजर आ रहा है, हेलिकल पाथ बन जाता है, इस तरह से मूव होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उसी जगह पर नहीं आता, सर्किल करके आगे निकलता जाता है। तो ये मैं लेक्चर में भी डिफाइन कर चुका हूं, वहां से पीछे देख सकते हैं आप उसको। प्रोटॉन मूव करता है परपेंडिकुलरली, प्रोटॉन मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बिल्कुल। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी क्या होगी, दैट इज परपेंडिकुलर। नजर आ रहा है फिगर में, वेलोसिटी इधर है, डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर, और फोर्स डायरेक्शन ये, और ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है इसके अंदर। तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होगी। अगर दो फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगी तो जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो आंसर ए तो गलत हो गया। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी, जिस प्रोटॉन की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में, तो फिर भी क्या होगा, तीनों में से अगर ये कोई भी दो चीजें आपस में पैरेलल हो जाएंगी यहाँ पास, तो याद रख लीजिए वो क्या होगा हमारे पास, वो जीरो कर देगा। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रोटॉन वेलोसिटी, कहता है कि वो जो है, जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के ऊपर, ये जो फोर्स है क्या होगा आपस में परपेंडिकुलर, तीनों का तीनों एक्चुअली कहा जाए तो तीनों के तीनों आपस में क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होते हैं। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा कोई कहानी नहीं है। सी इज द राइट आंसर, तीनों के तीनों क्या होते हैं, वो आपस में वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, पिक्चर से भी दिखा दिया मैंने आपको इस तरह से। बाकी अगर इसको समझना है टॉपिक को तो ये पिछले लेक्चर्स के अंदर डिफाइन कर चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल, अब कहता है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मैंने वही पिक्चर दिखा दी है जो प्रोटॉन की थी। अब आप फर्ज कर लें कि ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव कंसिडर कर लें। पैरेलल अगर उसको मूव करा दें, ठीक है ना, अभी तो ये परपेंडिकुलर है, अगर उसको पैरेलल मूव करा दें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है ना, जिस तरह से फील्ड यहां जा रही है और ये भी ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दे, तो क्या होगा, पैरेलल अगर ये मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जीरो हो जाएगी, सब कुछ जीरो कर देगा। कहता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने पहले कहा कि अगर ये आपस में क्या हो जाए, ये पैरेलल हो जाए कोई भी, तो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो जीरो, सिंस द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड, तीनों में से कोई भी चीज आपस में पैरेलल कर देंगे आप यहाँ पे, तो क्या होगा, एंगल बिटवीन देम क्या बन जाएगा, वो जीरो बनेगा, जीरो बनेगा। वेलोसिटी और खासतौर पर बी का जब जीरो बनेगा तो वो क्या होगा, वो जीरो कर देगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कहता है मैक्सिमम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सेम डायरेक्शन, मैक्सिमम भी नहीं होगा ना मिनिमम होगा, कम नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो कर देगा वो। अगर वो पैरेलल हो जाए, वेलोसिटी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो जीरो हो जाएगी। फोर्स क्या जीरो हो जाएगी, फोर्स जो एक्सपीरियंस फोर्स होगी एफ इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने प्लस दिखा रहा है प्रोटॉन का, इसको निगेटिव कंसिडर कर ले समझाने के लिए।